गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं यूजीसी नेट में लगे नाटक लहरों के राजहंस। इस नाटक का आज हम लोग दूसरा अंक देखने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाटक का ये हमारा दूसरा अंक है। पहले अंक हम लोग इससे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज दूसरे अंक को देखेंगे इस वीडियो में, और तीन अंक है तो तीन वीडियो इस नाटक के लिए बनेगा। तो दूसरा अंक कक्ष, जो पहले अंक में जो कक्ष था, जो कमरा पहले अंक में था वही कक्ष है, और रात का ये अंतिम पहर है। यहाँ पे जो है रात का अंतिम पहर है, और वहाँ चूँकि पहले अंक में जो है रात का पहला पहर था, यहाँ अंतिम पहर यानी 12 बजे की जो बाद का समय है वो पहर है। सुंदरी झूले में सोई है। पर्दा उठता है और दृश्य खुलता है, तो दृश्य खुलता है तो दिखता है कि सुंदरी जो है झूले में सोई हुई है, और नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। और नंद जो है स्थिर नहीं है, अस्थिर है और कक्ष में इधर उधर टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है, एक छाया सी महसूस होती है। नेपथ्य से यानी पीछे से एक आवाज आती है, श्यामंग का ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। अब उसको बुखार है शायद, तो उस बुखार की उस पीड़ा से जो है कुछ बोल रहा है, कराह रहा है, तो वो ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। नंद बोलता है, तब नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। और जब नंद बोलता है तो जो ये नेपथ्य से जो स्वर आ रहा है ज्वर प्रलाप का, वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को काटते चलते हैं, और बीच बीच में ये जो है नंद का भी आवाज़ और नेपथ्य से जो है श्यामांग का आवाज़ जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं। नेपथ्य में जो श्यामांग है, जिसको इलाज के लिए जो है उसको कक्ष में ही रखा गया है, बगल वाले कक्ष में। तो नेपथ्य में जो श्यामांग है वो बोलता है। बोलता कैसे है? बोल रहा है, कहाँ हूँ मैं? अरे मैं कहाँ हूँ? क्यों हूँ और क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, मेरा स्वर यानी मेरी आवाज़ और पानी की लहरों का आवाज़, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। सब कुछ एक ही कक्षा में घूम रहा है, एक ही आवर्त में। एक चील है, एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक चील आई है और वो चील जो है सब कुछ झपट कर ले जा रही है। अरे इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको, इस प्रकार से वो चिल्लाता है। नंद आधी रात से अब तक यह स्वर नहीं रुका। नंद बोल रहा है कि आधी रात से यही स्वर सुनाई दे रहा है, बार बार बोल रहा है। आधी रात से यह स्वर अभी तक रुका नहीं। सोचता था यह रुके, सोच रहा हूँ ये रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, पर ये बंद ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये शांत हो जाए तो कुछ देर मैं सोने की कोशिश करूँ, परंतु यह शांत हो ही नहीं रहा है। परंतु स्वर जैसे रात पर ही नहीं, मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये स्वर जो है रात पर ही पहरा नहीं दे रहा है, मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। यही मुझे भी सोने नहीं देता और यह मुझे सोने भी नहीं देता। नेपथ्य से फिर श्यामांग की आवाज़ आती है। बोल रहा है श्यामांग, यह चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ लिए जा रही है। इसे रोको,
नहीं, चील नहीं है, यह तो एक छाया है। फिर कहता है नहीं नहीं ये चील नहीं है, यह तो एक छाया है। काले अंधेरे कूप में भटकती छाया, काले अंधेरे कुएं में भटकती एक छाया है, बिल्कुल अकेली। नंद नंद पल भर के लिए सुंदरी के पास रुककर और बोलता है, अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली, अच्छा है कि तुम्हारी नींद नहीं खुली। नंद बोलता है, तुम जाग जाती तो एक क्षण, अगर तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए भी ईश्वर को सहन न कर पाती। अगर तुम जग जाती तो ये श्यामांग का जो स्वर है ना, जो चिल्ला रहा है, ये तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती एक क्षण के लिए भी। अच्छा है कि तुम सो रही हो। उसके पास से हटता हुआ फिर सुंदरी से थोड़ा दूर हटता है और फिर बोलता है, चाहती कि जैसा भी हो इसे रोक दिया जाए। तुम यही चाहती कि चाहे जैसे भी हो इसको रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता इसे मैं, पर इस पर मैं कौन सा आदेश लगाकर रोकता। फिर नेपथ्य से श्यामांग का फिर आवाज आता है, अंधकूप में पानी नहीं है, अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया। ये अंधकूप में तो पानी नहीं है, आखिर इसका पानी गया कहाँ, इसका पानी कौन ले गया। मुझे पानी ला दो, पानी ला दो मुझे पानी, श्यामांग चिल्लाता है। तो नेपथ्य से अलका बोलती है पीछे से, सामने केवल नंद और सुंदरी दिखाई देते हैं। ये आवाज़ जो श्यामांग की आ रही है ये पीछे से आ रही है, पर्दे के पीछे से। अलका की भी आवाज़ पीछे से ही आएगी। नेपथ्य अलका बोलती है, यह रहा पानी, लो लो पी लो, थोड़ा सा पी लो। तो वो सेवा कर रही है उसकी। नेपथ्य से फिर श्यामांग की आवाज़ है, कहाँ है पानी, कहाँ है पानी। मूर्छित होता स्वर, नहीं यह पानी नहीं है, यह पानी नहीं है, यह पानी नहीं है, जो तुम दे रही हो पानी नहीं है, श्यामांग कहता है। फिर नंद बोलता है, नंद जो है दाएं ओर के द्वार के पास रुककर, दाहिने ओर का जो द्वार है उसके पास रुकता है और बोलता है, अलका। नेपथ्य से अलका बोलती है कि कुमार। नंद बोलता है, देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है। नंद कहता है कि देखो अलका, यहाँ कक्ष में बहुत अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्निकाष्ठ ला दो, तुम अग्निकाष्ठ लाओ ताकि दीपक जलाया जाए। नेपथ्य से अलका बोलती है, पीछे से ही अलका बोलती है कि अभी ला रही हूँ, बोलती है कि अभी ला रही हूँ। नंद अपने आप से बोलते हैं, स्वर रुक गया है, चलो स्वर रुक गया यानी शांत हो गया, लगता है मूर्छित हो गया है वह। ऐसा लग रहा है कि श्यामांग मूर्छित हो गया चिल्लाते चिल्लाते। अलका अग्निकाष्ठ लिए हुए आती है और दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है, तो नंद अग्निकाष्ठ उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है, बोलता है, लाओ मुझे दो। अलका, मैं जला देती हूँ ना, मैं जला देती हूँ। नंद बोलता है, नहीं मुझे दे दो, तुम जलाओ मत। अग्निकाष्ठ उसके हाथ से लेकर और बोलता है, लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं हो। श्यामांग रात भर प्रलाप करता रहा, चिल्लाता रहा। अलका बोलती है, तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर सोए नहीं, तभी तो यह जान पाए कि मैं रात भर सोई नहीं हूं। तो नंद बोलता है, मुझे नींद नहीं आई इसलिए मैं नहीं सोया, तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी, तुम जाओ। अलका बोलती है, वह इस समय मूर्छित है, वह उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मूर्छित हो चुका है। यदि देवी सुंदरी, और यहीं पे रुक जाती है। नंद बोलता है कि देवी सुंदरी वह अभी सो रही है, सो गई है, नींद देर से आई थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, आई भी है तो बड़ी देर से आई है, इसलिए शायद देर से सोई ही जाएगी अब, शायद इसलिए वो अब देर तक सोएगी, तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर हिलाकर चली जाती है।
नंद पीछे के दीपाधार के 2-1 दीपक जला देता है। और नंद जो है उसके चले जाने के बाद 1-2 दीपक जो है जला देता है। फिर अग्निकाष्ठ को बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कच्छ की धुंधली रेखाएं जो परछाई टाइप थी वो थोड़ा स्पष्ट हो जाती है। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त है, तो दिखता है कि झूले में जो जहाँ वो सुंदरी सोई हुई है उसका जो बिछावन है, गद्दा है जो भी है, वो अस्त व्यस्त है। 2-1 तकिए नीचे इधर उधर पड़े हैं। चबूतरे पर तथा आसपास कुछ टूटी हुई फूल मालाएं बिखरी हैं। एक मदिरा पात्र नीचे औंधा पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है, लुढ़का पड़ा हुआ है। लगता है वहाँ की कई एक वस्तु आवेश में इधर उधर फेंकी गई है। ऐसा लग रहा है कि कई वस्तुओं के बीच में एक वस्तु गुस्सा करके आवेश में आकर के इधर उधर फेंक दी गई है, जो इधर उधर जा कर के सभी को अस्त व्यस्त कर रखी है। नंद एक टूटी हुई फूल माला चबूतरे से उठा लेता है। नंद क्या करता है कि एक टूटी हुई माला जो है उस चबूतरे से उठा लेते हैं। माला को उंगलियों में उलझाता है और उस माले को जो है उंगलियों में क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, उलझा रहे हैं। और बोलते हैं कि बीता जाता है, बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वह अभी अनागत में होता है। कह रहा है कि बीत जाता है सब कुछ, एक दिन बीत जाता है। शंका या आशंका तभी तक रहती है जब तक वह आया न हो, वह समय बीता न हो, तभी तक आशंका हो सकती है। जब वो आ जाता है तो फिर सब कुछ, आशंका यानी जो भी आशंका है वो मिट जाती है, यानी सब कुछ बीत जाता है। सुंदरी की ओर देखकर बोलता है, कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में। सुंदरी की ओर देखकर नंद कहता है कि कितना विक्षोभ था इसके मन में, जब तक जबी थी बहुत विक्षोभ था इसके मन में। फिर बोला है, कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि क्या कहाँ गिरा है, कुछ भी नहीं देखा कि कहाँ क्या गिरा है, कहाँ क्या पड़ा है, क्या कैसे टूट गया है। ओह कैसा कैसा लगा था उस समय। मन होता था कि, फिर कह रहा, परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी है। इसका जो विक्षोभ है, इसके मन में जो मन जो इसका दुखित हुआ है वो अस्वाभाविक तो नहीं था। ऐसा नहीं कि स्वाभाविक था, अस्वाभाविक तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान थी। पहले तो दिन भर ये उत्साह के चक्कर में थक गई, ये प्रोग्राम, ये यहाँ सजावट, यहाँ इन सब कार्यों को लेकर के जो है थक गई। फिर अतिथियों के न आने की निराशा, और उसके बाद अतिथि आए नहीं तो उसकी निराशा। फिर भी इतना तो इसे सोचना चाहिए था, नंद कह रहा है कि फिर भी इसको इतना सोचना चाहिए था कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। पर इसे इतना सोचना चाहिए था कि इसको निराशा न हो, इसी को तो बचाए रखने के लिए मैंने प्रयत्न किया था कि उनके घर गया था बुला लाने के लिए, कि कम से कम बुला ले चलूँ, कुछ लोग चलेंगे तो उसका उत्साह मन जाएगा, निराश नहीं होगी। फिर कह रहा, कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, कौन सा उन्माद अधिक भयानक है ये मैं कह नहीं सकता। वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है वह भयानक है, या फिर वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है वह भयानक है। पल भर पास से सुंदरी को देखता रहता है, पल भर के लिए सुंदरी को पास से देखता रहता है। फिर बोलता है, सच कभी कभी कितना अवसाद घिर आता है, सच में कभी कभी कितना अवसाद दुख घिर आता है मन में। हालांकि उस सांस के साथ, ऊंचे सांस के साथ, हल्की सी ऊंची सांस के साथ वो बोलता है, परंतु फिर भी तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध न जाने कहाँ छट जाती है, और जैसे तुम्हारी आंखों में देखता हूँ वो दुख, वो अवसाद
की जो धुंध है वो न जाने कहाँ चली जाती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है। कुछ तो है मेरे अंदर जो मेरी चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता, और मुझे वो अपने से खुद से मुक्त नहीं होने देता, पकड़े रहता है। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ? चाहता तो हूँ कि मुक्त हो जाऊँ, परंतु क्या सचमुच मैं मुक्त होना चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ, यह क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता? नंद कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये स्पष्ट ही नहीं हो पाता। पुनः सुंदरी की ओर देखकर पुनः सुंदरी की ओर देखता है। अब बोलता है, उस समय तुम क्रोध में थी, उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र थी, कितनी उग्र थी तू, कितनी कठोर थी, कितनी प्रखर लग रही थी। अब देखो, इस समय सो रही हो तो कितना करूर, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो। बिल्कुल उस मृग की तरह लग रही हो जिसे कल वन में पड़ा छोड़ आया था मैंने। बिल्कुल उसी की तरह लग रही हो। जब तक वह चुनौती देता दौड़ रहा था, जब तक वो चुनौती देता दौड़ रहा था, तब तक वह भी कितना प्रखर था, कितना तेज था, कितनी तेजी से भाग रहा था, कितनी उसके अंदर आग थी, तीव्रता थी। परंतु उसके बाद मर गया, वो गिर करके, थक करके मर गया। जैसे तो देखो, जब तक जगी थी कितनी तेज थी तुम्हारे में, कितनी प्रखर थी, अब बिल्कुल बिल्कुल उसी मृग की तरह एकदम। फिर कह रहा है, पल भर आंखें मूंद कर, नंद जो है पल भर के लिए आंखें मूंद कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है, और सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल लेती है। और तभी जो है सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेती है और आंखें खोल लेती है। सुंदरी बोलती है, आप अभी तक इस कक्ष में ही हैं? अभी प्रभात नहीं हुआ क्या? अभी सुबेरा नहीं हुआ? नंद बोलता है, नहीं, तुम उठ क्यों गई? अभी सो रहो, अभी सो ही रहो, जगो मत। सुंदरी दो एक तकियों के सहारे अधलेटी सी बैठकर एक अलसाई दृष्टि चारों ओर क्या करती है, डालती है, देखती है, कमरे को देखती है, कक्ष को देखती है, इधर उधर देखती है। फिर बोलती है, ये दीपक रात भर जलते रहे हैं, बुझे नहीं थे क्या? नंद, बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। सुंदरी, आपने जलाए हैं, पर क्यों? दास दासियां नहीं थी कि आप जलाए हैं? बोले होते, आकर जलाई होती। इतनी दास दासियां क्यों है हमारे यहाँ? नंद बोलता है, मैं नहीं चाहता कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखो। मैं नहीं चाहता कि जो कमरे की अस्त व्यस्तता चारों ओर फैली हुई है, तो कोई आकर के ये यहाँ की अव्यवस्था को देखे। सुंदरी बोलती है, आप सोए नहीं? नंद बोलता है, चेष्टा की थी सोने की, पर नींद नहीं आई। उसके पास आ जाता है और सुंदरी के पास चला जाता है, और सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है। और फिर सुंदरी बोलती है, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था क्या? पूछती है कि मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था? नंद बोलता है, तुम्हारे प्रति क्रोध? मेरे मन में, वो भी मेरे मन में? ऐसा तुम सोच कैसे सकती हो भाई? सुंदरी, कभी कभी चाहती हूँ सोच सकूं, इसलिए। फिर सुंदरी क्या करती है, तकिए से हटकर उससे टेक लगा लेती है, यानी नंद से टेक ले लेती है। तकिए से टेक लगाए लगाए तकिया को हटा देती है, नंद से टेक लेती है, और फिर बोलती है, सच आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? वो सुंदरी बोलती है कि सच में आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? उसके बालों से खेलती हुई, नंद के बालों को छेड़ती हुई, खेलती हुई,
अब बोलती है, इतनी बार इतनी तरह के कारण होते हैं, आप चाहते तो मुझ पर क्रोध कर सकते हैं। मैं कितनी तरह की गलतियां करती हूँ, फिर भी आप शांत रहते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। नंद बोलता है, सोचता हूँ यह सब सहेज देना ठीक होगा, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ों को सहेज देना ही ठीक होगा। हल्के से अपने को उससे अलग करके वहाँ से उठ पड़ता है और सुंदरी के यहाँ से अपने आप को अलग करता है और वहाँ से उठकर चल देता है। फिर नंद जो है फिर बोलता है, दास दासियाँ सब कुछ इस तरह पड़ा देखेंगी तो क्या सोचेंगी, इसीलिए मैंने जो है दीपक खुद जला दिया। सुंदरी बोलती है, तो क्या होगा, हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है, वो कुछ भी नहीं सोच सकती। हमारे अंतरंग हम दोनों के बीच का ये जीवन है, इसके बारे में उन्हें सोचने का कुछ अधिकार नहीं है। नंद, बिखरी वस्तुओं को सहेजता हूँ हुआ, जो बिखरी हुई वस्तुएं हैं सब इधर उधर गिरी पड़ी हैं तो उनको सहेजता है, उठा उठा के इधर उधर रखता है और रखते हुए बोलता है, कहने का अधिकार न हो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को ही रहता है, भले कहे ना लेकिन सोचने का तो अधिकार है। सुंदरी हल्की हंसी के साथ हल्के से हंसते हुए बोलती है, कितना अच्छा लग रहा है। नंद बोलता है, क्या अच्छा लग रहा है। सुंदरी, आपका यह सब सहेजना, मन होता है कि बस देखते रहें, यानी आप जो ये सामान उठा रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। नंद बोलती है, क्या मन होता है, क्या मन होता है। सुंदरी बोलती है, कुछ नहीं। थोड़ा झुककर औंधे मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई, झुक कर के और जो मदिरा का पात्र है उसको हाथ से हिलाती हुई बोलती है, यह मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया, यह जो मदिरा का पात्र है ये उल्टा कैसे हो गया, औंधा कैसे हो गया। नंद बोलता है, तुम नहीं जानती कैसे हो गया। मदिरा पात्र उठाने लगता है, उसके बाद यह कह करके मदिरा का पात्र जो है उठाने लगता है तो सुंदरी उसका हाथ पकड़कर उठ जाती है और सुंदरी बोलती है, मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है, खेद है। नंद बोलता है, किस बात के लिए खेद है, किस बात के लिए खेद है। तो सुंदरी बोलती है, मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर मदिरा कोष्ठ की ओर जाती है। सुंदरी जो है मदिरा का पात्र उसके हाथ नंद के हाथ से ले लेती है और जहाँ मदिरा का कोष्ठ है उधर की ओर चल देती है और जाते हुए बोलती है, रात के आपने व्यवहार के लिए, जो रात में मैंने जो आपके साथ या जो भी व्यवहार किया उसी के लिए मुझे खेद है। उसके बाद मदिरा पात्र रख कर उसकी ओर फिर लौट आती है और पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है और उसके बाद फिर बोलती है, सचमुच बहुत खेद है। तो नंद बोलता है, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो, तुम झूठे ना मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी, तुम्हारी मन स्थिति में मैं होता, अगर तुम्हारी मन स्थिति में मैं होता तो, अगर तुम्हारी स्थिति में यानी जिस स्थिति में तुम थी अगर उस स्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता जैसा तुम की। तो सुंदरी बोलती है, आप कभी न करते, आप ऐसा कभी नहीं करते, आपको मैं जानती नहीं हूँ क्या, आप ऐसा कभी नहीं करते। नंद बोलती है, जानती हो तो यह सब किस लिए कह रही हो, जब ये तुम जानती हो तो फिर ये सब कह क्यों रही हो। सुंदरी उसे दृष्टि से बांधती हुई बोलती है, ऐसे ही कहना अच्छा लगता है तो कह दिए, कभी कभी सोचती हूँ कि। तो नंद बीच में ही बोल पड़ता है, क्या सोचती हो, क्या सोचती हो बोलो। तो सुंदरी बोलता है कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाएं, सोचती हूँ कि कभी आप मुझसे अगर रुष्ट हो जाएं, दो एक रातें मेरे कक्ष में न आए, एक दो रात मेरे कक्ष में आए ही ना तो कैसा लगेगा। नंद, अच्छा लगेगा। सुंदरी, नहीं, फिर भी चाहती हूँ कि आप बताएं, फिर भी चाहती हूँ कि। उसके बाद तभी जो है नेपथ्य से प्रभात की शंख ध्वनि सुनाई देती है और तभी जो है पर्दे के पीछे से सुबह की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है।
प्रभात की शंख ध्वनि तो अपनी पूरी रात बिना सोए ही काट दी। और तब सुंदरी जब वो शंख ध्वनि सुनती है तो वो बोलती है कि आपने तो प्रभात की शंख ध्वनि पूरी रात बिना सोए ही काट दी, यानी सुबह हो गया, पूरी रात आप बिना सोए ही काट दिए। नंद बोलता है इससे क्या होता है, सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएंगी क्या? क्या होता है, एक रात जग गए तो क्या हो गया, क्या सोने के लिए अब कोई दूसरी रात नहीं आएगी? सुंदरी उठकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती है। सुंदरी जो है उठकर जो है जो श्रृंगार कोष्ठ है, साज धाज का जो सर सामान जिधर रखी हुई है उस कोष्ठ की ओर जाती हुई बोलती है आएगी, बहुत सारी रातें आएंगी, आएंगी तो परंतु परंतु पल भर दर्पण में अपने आप को देखती रहती है। फिर बोलती है परंतु, और उसके बाद जो है दर्पण में जो है थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखती है और फिर बोलती है कि परंतु सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा बोलती है कि सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? नंद बोलता है कैसा लगता है? सुंदरी इसमें कांति है, इसमें कांति है, चमक, कांति माने चमक, इसमें कांति है ही नहीं, है ही नहीं, यानी चमक तो है ही नहीं है। सो करके जब जगे तो सारी कांति समाप्त हो चुकी होती है। आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि मेरे चेहरे में कांति नहीं है? नंद बोलता है ना, मुझे नहीं लगता, मुझे तो तुम, और यहीं पे रुक जाता है। सुंदरी भौहें उठाकर उसकी ओर देखती है तो नंद बोलता है कि मुझे तो तुम, और फिर वहीं पे रुक करके फिर बोलता है बल्कि और भी सुंदर लगती हो, सुबह जब जगती हो तो और भी सुंदर लगती हो। सुंदरी बोलती है ये सब कहने की बातें हैं, अच्छा आप थोड़ी देर बाहर चले जाइए, मैं अलका को बुलाकर प्रसाधन कर लूँ। आप थोड़ा बाहर चले जाइए, मैं थोड़ा अलका को बुला करके प्रसाधन कर लूँ, यानी श्रृंगार कर लूँ। नंद बोलता है, नंद जो है प्रगल्भ भाव से बोलता है मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है क्या? सुंदरी हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती है। उसके नंद के पास, सुंदरी नंद के पास पहुंचती है और उसके सामने के द्वार से जो है उसको बाहर भेजने का प्रयत्न करती है और बोलती है जाइए आप। तो नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है और बोलती है जाइए ना। नंद उसी प्रगल्भ भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर गवाच के पास चला जाता है, बाहर चला जाता है और दोनों बाहें गवाच पर फैलाकर प्रत्यूष के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास चली जाती है और जाकर अलग अलग कोण से चेहरा उसमें देखती है, अलग अलग एंगल से अपना चेहरा बना बना करके देखती है और बोलती है कि अलका, अलका को चिल्लाती है, आवाज़ देती है। दाईं ओर से निहारिका आती है, अलका को बुलाती है लेकिन दाईं ओर से निहारिका आती है। निहारिका बोलती है देवी। सुंदरी बोलती है निहारिका अलका कहाँ है? निहारिका अभी अभी बाहर गई है, कह गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं कर लूँ। सुंदरी परंतु गई कहाँ है, कहाँ गई है? सुंदरी नहीं, उसे श्यामंग का उपचार करने दे। सुंदरी बोलती है कि नहीं, उसे श्यामंग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूँगी। ओ सॉरी, लगता है कि हाँ, परंतु गई कहाँ है? तो निहारिका बोलती है, निहारिका बोलती है कह रही थी कविराज से कुछ पूछने जा रही है। वो यही कह के गई है कि कविराज से कुछ पूछने जा रही है। श्यामंग रात भर यहीं पे रुक जाती है, रात भर मतलब आवाज़ देता रहा, सोया नहीं है, रात भर जो है ज्वर पीड़ा से परेशान था। तो इस प्रकार से कुछ बातें होंगी, आगे छोड़ देती है वहाँ पर।
सुंदरी, ओ श्यामांग, मैं भूल ही गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे यहाँ बुला लिया है। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे वह काम नहीं होगा। तू जा, तुझसे काम नहीं हो पाएगा। निहारिका, आप आदेश दें तो मैं जाकर बुला लाऊं उसे। जाकर स राजपुत्र प्रिया, छूट गया क्या कहीं? हाँ, कहती है कि आप आदेश दें तो मैं उसे जाकर बुला लाऊं। तो सुंदरी कहती है नहीं, उसे श्यामंग का उपचार करने दे, उसे मत बुला। श्यामंग की तबीयत खराब है, उसे उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूँगी। और निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी एक बार घूमकर नंद की ओर देख लेती है। फिर सुंदरी जो है एक बार घूम करके नंद की ओर देखती है और फिर मुस्कुराकर दर्पण में देखती हुई अपना गुनगुनाना शुरू कर देती है, यानी गुनगुनाने लगती है कुछ। स राजपुत्र प्रियः विहीन शोकेन मोहन च पीड्यमान। पुनः नंद की ओर देखकर वो सुंदरी जो है फिर नंद की ओर देखती है और उसके बाद बोलती है कि सुनिए। नंद के उत्तर न देने पर फिर गवाच की ओर देख लेती है। नंद जब कोई जवाब नहीं देता तो फिर वो गवाच की ओर देख लेती है और फिर बोलती है, लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है, यानी नंद पर वो बोल रही है। नंद गवाच के पास से हट आता है। नंद जो है गवाच के पास से हट आता है। नंद, मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। नंद कहता है कि मैं तो दूर जंगल के घनों के वृक्षों को देख रहा था। सुंदरी बोलती है, क्यों दूर घने के जंगलों को देख रहे थे? प्रभात होते ही फिर खेत खेलने का उत्साह जाग आया क्या? नंद बोलता है, नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा वह क्या कर रहा होगा, कैसे? सुंदरी पुनः दर्पण के पास आकर, यहाँ आइए। सुंदरी जो है दर्पण के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ आइए। नंद बोलता है, वहाँ पड़ा कल वह कैसा लग रहा था? नंद अपनी बात बता रहा है कि वो मृग जो है वहाँ पड़ा था तो वो कैसा लग रहा था। और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अछत और निर्जीव सा लग रहा था। सुंदरी अपने में व्यस्त है। सुंदरी अपने आप में व्यस्त है, नंद की कोई बातें सुन नहीं रही है। सुंदरी बोलती है, देखिए अलका नहीं है और मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना होगा। नंद अपने में व्यस्त है। नंद बोलता है, लगा कि घने वृक्ष की ओट में वह सदा से इसी तरह अटका है। ऐसा लग रहा था, नंद अपने में व्यस्त है और बोल रहा है कि लग रहा था कि वो घने वृक्षों की ओट में वह हमेशा के लिए ऐसे ही अटका है। इस आशा में अटका है कि कोई उसे वहाँ पड़ा देख लेगा और बाहों में उठा कर ले जाएगा। सुंदरी बोली, आपने सुना है मैंने क्या कहा है? सुंदरी बोलती है कि आपने सुना मैंने क्या कहा? नंद बोलता है, अपने को सहेज कर बोलता है, क्या कहा? सुंदरी, कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना है, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। नंद बोलता है, परंतु अभी तो तुमने कहा था कि बाहर जाइए, मुझे प्रसाधन करना है, अब करिए यहीं रहिए और सहायता करिए। सुंदरी, वह तो तब कहा था ना, अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई बाल खोलने लगती है और दर्पण में देखती हुई अपने बाल को खोलने लगती है। नंद बोलता है, और अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि, नंद कहता है कि अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि बाहर जाइए। सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर मदिर भाव से उसकी ओर देखती है। सुंदरी बोलती है, बाधा नहीं डालते, किसी काम में बाधा नहीं डालते। पुनः दर्पण में देखती हुई
एक बात कहूँ, बोलती है कि एक बात कहूँ। नंद बोलता है कहो। सुंदरी, आपको माननी होगी। सुंदरी कहती है कि मैं बात कहूँगी तो आपको माननी होगी। नंद कहता है तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता, बताओ। सुंदरी, वचन देना होगा कि कल रात को जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। तुम वचन दो कि जो कल रात को जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भूल जाएंगे। नंद, तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है? नंद कहता है कि तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है? सुंदरी, और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। सुंदरी कहती है कि और उस विषय में सोचना भी नहीं है, ऐसा वचन दीजिए। नंद कहता है यह तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उस विषय में सोच रही हो। तुम ये बात तो तुम्हें खुद से कहना चाहिए कि कल की बात अब मैं भूल जाऊंगी, उसके बारे में कुछ सोचूंगी भी नहीं। ये तो तुम अपने से कहो, क्योंकि तुम तो अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। सुंदरी, और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे। तो सुंदरी कहती है कि और ये भी सुन लीजिए कि उसकी याद, कल वाली बात की जो बात जो बीत गई है, कल जो भी हुआ उसकी कभी भी मुझे याद नहीं दिलाएंगे। नंद बोलते मुझे याद रहेगी तो न याद दिलाऊंगा। सुंदरी, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। और एक बात और वचन दीजिए कि आज दिन भर एकदम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नंद प्रयत्न के साथ कहता है हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूँगा। सुंदरी, प्रातः उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे। कहती है कि जैसे सुबह हुआ मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे। नंद पास आकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता है और उसके बाद बोलता है देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। कह रहा है कि देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी बोलती है किस बात का निश्चय नहीं कर पाते। नंद बोलता है कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं। नंद कहता है कि मैं इसी बात का निश्चय नहीं कर पाता कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूं या तुम्हारी चातुरी पर, किस पर मुग्ध हूं। सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ, बनावटी गुस्सा के साथ उठ खड़ी होती है और सुंदरी और बोलती है आप मुझे चतुर कहते हैं। नंद बोलते हैं तुम चतुर नहीं हो, नहीं हो तुम चतुर। सुंदरी बोलती है जैसे बहुत भोलेपन से, यानी अपने आप को एकदम भोलापन करके बोलती है नहीं तो मैं तो अपने आप को चतुर नहीं समझती। नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है परंतु वह छिटक कर उससे अलग हो जाती है और बोलती है ना ना, व्यस्तता पूर्वक ढूंढती हुई। चंदलेप कहाँ है। कहती है ना ना, और उसके बाद कहती है कि चंदलेप कहाँ है, यानी जो लेप लगाना है चंदन का लेप, वो लेप कहाँ है। अलका ने न जाने कहाँ रख दिया है। नंद झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है। नंद जो है झुककर नीचे से एक कटोरी गिरी हुई है उसे उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। लो, यही तो है चंदन का लेप। नंद बोलता है चंदन लेप यहाँ है, लो यह लो। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। सुंदरी जो है कटोरी लेकर निराश भाव से उसे रख देती है। सुंदरी बोलती है यह तो खाली है, जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूख गया है। तो खाली है कटोरी, इसमें तो लेपे नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा भी है तो वो भी सूख गया है। नंद बोलता है याद नहीं कल रात तुम्ही ने गिरा दिया है सब। सुंदरी आंखों में रोष लाकर, सुंदरी जो है अपनी आंखों में थोड़ा गुस्सा लाती है और बोलती है फिर कल की बात करते हो, अभी कहे ना कि कल की बात नहीं करना है। नंद मुस्कुराकर अच्छा भाई अब नहीं करूँगा। सुंदरी परंतु अब जो कि इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। करे कि अभी जो कहे हो, अभी तो बोल दिए, तो फिर इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। सुंदरी कहती है कि इसके लिए दंड लगेगा क्योंकि तुम बोले हो। तो नंद बोलता है क्या दंड होगा बताओ। सुंदरी बोलता है
जैसे सोचती हुई, कुछ सोचती है, उसके बाद बोलती है दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर वहाँ खड़े होना होगा। दंड यही होगा कि अब जो है आप दर्पण लेकर के वहाँ खड़ा होंगे। यहाँ उजाला नहीं है, यहाँ उजाला नहीं है, और मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आप दर्पण लेकर वहाँ खड़ा होंगे। नंद बोलता है बस इतना ही। उसके बाद दर्पण उठाने लगता है, कह करके दर्पण, नंद जो है दर्पण उठाने लगता है, परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक लेती है, उसका हाथ रोक लेती है कि अभी नहीं। और सुंदरी बोलती है नहीं, इतना ही नहीं, और भी कुछ है। इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा, आखेट के लिए भी नहीं जाना है, यहाँ मेरे पास ही रहना है। नंद बोला सारा दिन रहना है? सुंदरी आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। अगर आप आपत्ति करेंगे, विरोध करेंगे, जितना मैं करूं उतना करिए, अगर विरोध करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद बोलता है मैंने आपत्ति कहाँ की, मैंने तो पूछा है। सुंदरी तो लीजिए दर्पण। नहीं ठहरिए, अभी कहती है कि तो लीजिए दर्पण, फिर रुक कर बोलती है नहीं नहीं अभी ठहरिए। चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर और बोलती है लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगी। प्रगल्भ दृष्टि से उसे देखकर इसे भिगो लाएंगे, और कहती है कि पहले दर्पण को रखिए, पहले इसे भिगो लाइए। क्या इसे आप भिगो लाएंगे, ये बोल रही है। तो नंद बोला, नंद जो है अंतर के अवरोध पर वश पाकर, अंतर के जो अंतर मन में जो अवरोध चल रहा कि सोचा रोक दिए ना कह दे, लेकिन उस पर कंट्रोल करके बोलता है क्यों नहीं भिगो लाऊंगा, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा। अधिक सहज भाव से फिर बोलता है आपत्ति करूंगा तो दंड बढ़ जाएगा, तो आपत्ति कर नहीं सकते, जाऊंगा। सुंदरी फिर वही बात, सुंदरी कहती फिर वही बात। नंद बोलता है और अधिक सहज भाव से और कोमल हो जाता है और बोलता है अच्छा यह भी नहीं कहूँगा, कहता है अब यह भी नहीं कहूँगा। उसके बाद कटोरी लेकर दाईं ओर चला जाता है। सुंदरी जो है उसे जाते देखकर पीछे से मुस्कुराती है। सुंदरी दबी सी हंसी के साथ बोलती है यह भी नहीं कहेंगे। उसी बात को जो नंद कहते हैं उसी बात को दोहराती है, यह भी नहीं कहेंगे, और क्या क्या नहीं कहेंगे, कहते सब हैं। नंद जो है लेप की तीली से, लेप को जो है एक माचिस की तीली या जो भी तीली हो उसे तीली से हिलाता हुआ लौट आता है। नंद बोलता है, नंद पास आकर बोलता है यह लो। सुंदरी बोलती है, सुंदरी जो है कटोरी उसके हाथ से लेकर और बोलती है पता है लोग क्या कहते हैं। नंद बोलता है क्या कहते हैं लोग, आपका ब्याह एक यक्षड़ी से हुआ है। लोग यही कहते हैं कि आपका ब्याह एक यक्षड़ी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। लोग यही कहते हैं कि आपका विवाह जो है एक यक्षड़ी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। नंद बोलता है तो इसमें झूठ ही क्या है, सही तो है। सुंदरी बोलती है झूठ नहीं है, सच है यह, मैं आपको जादू से चलाती हूँ। नंद बोलती यक्षड़ी हो या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो, पर इतना मैं जानता हूँ तुम मानवी नहीं हो, यानी हम मानवों की तरह नहीं हो। हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर, हल्के से सुंदरी की ठोड़ी जो है ऊपर उठाकर बोलता है ऐसा रूप मानवी का नहीं होता, ऐसा रूप मानवों का नहीं होता, देवताओं का होता है, यक्षिणियों का होता है। सुंदरी बोलती है, सुंदरी बोलती है नहीं होता मानवों का रूप ऐसा, मानवी का रूप बहुत देखा है, लग रहा है मानव के रूप बहुत देखा है। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर बढ़ा देती है, और उसके बाद दर्पण जो है उठा करके और उसकी ओर बढ़ा देती है कि लीजिए पकड़िए चल के उधर, लीजिए दर्पण और जाकर सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा होता है, तब वो बोलती है कि इस तरह नहीं खड़ा होना है। पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है, पास जाती है
और उसका जो दर्पण है उसके हृदय से सीने से सटाकर कहती है कि इस तरह पकड़िए। फिर लौटकर दर्पण में देखती हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। फिर इधर वापस आकर वहाँ से जो है और चंदन की जो कटोरी है, चंदन लेप की जो कटोरी है वो हाथ में ले करके और दर्पण में देखने लगती है। वो बोलती है अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। विशेषक बनाने के लिए लेप जो है हाथ में लेकर और उसको माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुणियों का सामवेद स्वर सुनाई देता। तभी जो है दूर से कुछ भिक्षु और भिक्षुणियों के सामवेद शामिल स्वर सुनाई देने लगता है। उसका हाथ पल भर रुका रहता है। तब उसका हाथ जो है पल भर के लिए ठहर जाता है, रुक जाता है और स्वर क्रमशः पास आता जाता है। ऐसा लग रहा है कि स्वर जो है क्रमशः धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, यानी वो जो आवाज़ है वो बोलते हुए पास आ रहे हैं लोग। आवाज़ बिल्कुल करीब आने लगती है। नेपथ्य से सामवेद स्वर, यही स्वर है जो स्वर सुनाई दे रहा था, यही है धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। यही स्वर जो है उस समय आ रहा था। पृष्ठभूमि में यह स्वर निरंतर चलता रहता है। बैकग्राउंड में पीछे से नेपथ्य में ये आवाज़ जो है लगातार चलता रहता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है और नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है, अपने अंदर कुछ सोचने लगता है और उसके हाथों में दर्पण स्थिर नहीं रहता और इसकी वजह से उसके हाथों में दर्पण जो है स्थिर नहीं रहता, इधर उधर हो जाता है। सुंदरी का हाथ माथे से हट आता है। उसके बाद जब हिल जाता है तो सुंदरी जो है अपने हाथ को माथे से फिर क्या कर लेती है, हटा लेती, क्योंकि दिखता नहीं है, बिगड़ जाएगा। सुंदरी बोलती है दर्पण हिल गया, आप क्या कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते क्या? क्या आप कुछ देर के लिए स्थिर नहीं हो सकते, थोड़ा रुक नहीं सकते, हिलते डुलते रहते हैं। नंद अपने को थोड़ा सहज कर दर्पण को स्थिर रखने का प्रयत्न करता हुआ, जब सुनता है तो अपने आप को थोड़ा सहजता है और खुद को स्थिर रखने की कोशिश करता है ताकि दर्पण हिले ना, और बोलता है कि अब ठीक है। सुंदरी बोलती है कि नहीं, अभी नहीं ठीक है। तो नंद और दर्पण को सही से संभाल कर रखता है और बोलता है कि अब ठीक है। सुंदरी अब भी नहीं ठीक है। नंद अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण की ओर केंद्रित करके, फिर नंद जो है अपना पूरा ध्यान अब शीशे पर लगा देता है, दर्पण पर लगा देता है और उसके बाद बोलता है कि अब देखिए तो अब सही है। सुंदरी बोलती है अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलिएगा। करे कि अब कुछ ठीक है। हाँ तो ध्यान से सुन लीजिए, अब हिलाइएगा मत, दर्पण हिलना नहीं चाहिए। पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है। अब फिर से जो है विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोककर रोष भरी दृष्टि से, यानी गुस्से भरी दृष्टि से नंद को देखती हुई अपने स्थान से उठ जाती है। अपने स्थान से जो है गुस्से में उठ जाती है और बोलती है रख दीजिए दर्पण, रख दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। नंद बोलता है क्यों, अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण नहीं हिला। क्यों, क्या हुआ? इस बार तो दर्पण मैंने नहीं हिलाया, फिर क्यों गुस्सा? सुंदरी बोलती है हिला नहीं, आपकी सांस से घुघला गया है। हिला तो नहीं, तो मैं भी मान रही हूं, लेकिन आप सांस जो ले रहे हैं उस सांस से वो धुंधला हो गया, उसी पे सांस छोड़ रहे हैं, दर्पण पे ही। आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। नंद मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उत्तरीय से दर्पण पोंछकर, उत्तरी से जो है दर्पण को क्या करता है, पोंछ देता है, साफ हो जाए, और बोलता है अच्छा अब बनाओ विशेषक। सुंदरी मैंने कहा है दर्पण रख दीजिए, अब मैं नहीं बनाने वाली, मुझे विशेषक नहीं बनाना है। बढ़कर चौतरे की ओर चली जाती है, उसके बाद उठकर चौतरे की ओर चली जाती है। नंद दर्पण का मुंह उसकी ओर करके, फिर नंद जो है दर्पण का मुंह उसकी ओर ले जाता है, करता है, और फिर बोलता है जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। अर्थात मैं तुम्हारे सामने दर्पण करता रहूंगा जब तक तुम विशेषक नहीं बनाओगी। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, और सुंदरी जो है दर्पण के सामने से क्या होना चाहती है, हटना चाहती है, परंतु
वह निरंतर दर्पण का मुंह उसकी ओर किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। सुंदरी बोलती है, आप दर्पण रख दीजिए, एक बार मैंने कह दिया है, मुझे विशेषक नहीं बनाना, नहीं बनाना तो फिर नहीं बनाना है। पर परे चली जाती है, उसके बाद यह कह करके परे चली जाती है, मतलब दर्पण से हट जाती है, थोड़ा सा ऊपर खड़ी हो जाती है, मतलब कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी परे चले जाती है। तो नंद क्या करते हैं कि दर्पण को थोड़ा ऊंचा उठाने लगते हैं और एकाकर भिक्षुओं के जो है उसी समय जब वो उठा रहे होते हैं दर्पण को ऊपर, तभी जो है भिक्षुओं का स्वर अचानक क्या हो जाता है कि रुक जाता है। और जैसे रुक जाता है बस दर्पण जो है हाथ से उसका हाथ का संतुलन बिगड़ जाता है और दर्पण जो है छूट जाता है और छूट जाने के बाद वह गिरकर टूट जाता है। तो सुंदरी जो है सहसा जब गिर के टूट जाता है तो स्तब्ध हो जाती है एकदम और उसके बाद बोलती है कि दर्पण टूट गया। नंद भी स्तब्ध है और एक बार सुंदरी की ओर देखता है, फिर दूसरी बार जो है दर्पण की ओर देखता है। तभी भिक्षु और भिक्षुणियों का जो सामवेद स्वर था वो पुनः क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है और क्रमशः वो दूर हटता जाता है। उस बार वो पास आया था, अब ये बोलते हुए मतलब उच्चारण करते हुए बुद्ध शरण गच्छामि उच्चारण करते हुए ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। स्वर यही था, नेपथ्य से यही स्वर आ रहा था, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये स्वर था। कह रहे नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। आनंद बोलते हैं कि मुझे खेद है, यानी दर्पण टूटने का मुझे क्या है, खेद है सुंदरी। सामवेद स्वर फिर क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है और धीमा पड़ते हुए फिर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। नंद जो है उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि सुंदरी बोलती है, सुंदरी जो है उसका हाथ हटाती है, नंद का हाथ हटाती हुई बोलती है, आप अपने कक्ष में चले जाइए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ, एकांत रहना चाहती हूँ। नंद बोलते हैं, देखो, सुंदरी बोलती है, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ देर एकांत में रहना है, मैं एकांत रहना चाहूँगी, आप चले जाइए। नंद बोलता है, मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास अधिकार ही नहीं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ, तुमने अभी वचन लिया है। सुंदरी कहती है, वचन मुझे दिया था ना, तो अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं, आप जा सकते हैं, मैंने वचन से आज़ाद कर दिया। नंद, परंतु मैं नहीं चाहता कि वचन से मैं आज़ाद हो जाऊँ, मुक्त होना नहीं चाहता मैं। सुंदरी पल भर आंखें मूंदी रहती है और उसके बाद फिर जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा करते हुए वो बोलती है कि सुनो, जो टूटा है दर्पण वह तो कच्चा रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो, नंद कहते हैं कि सुनो, जो टूटा है वो तो कच्चा रजत का दर्पण है और तुम तो कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो मैं हूँ, तुम तो यही कहा करती हो। सुंदरी बोलती है, उस बात को जाने दीजिए, हटा दीजिए, छोड़ दीजिए अब। नंद उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोलते हैं, अच्छा जाओ, अरे अच्छा आओ, वहाँ चल कर बैठो, जाने दो, छोड़ो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई कहती है, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपसे मैं एक बात जानना चाहती हूँ। नंद बोलता है, वहाँ आ जाओ, वहीं बात करेंगे, चलो। उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे मत्स्याकार आसन पर ले आता है, उसके पीठ पर हाथ रखे हुए उसको जो है मत्स्याकार का जो आसन है, बैठक है, उस पर ले आता है और उसके बाद नंद बोलता है कि हाँ अब बताओ क्या जानना चाहती हो। सुंदरी बोलती है, जानना चाहती हूँ कि दर्पण टूटना क्या अकारण ही था
कारण ही टूट गया कि उसका कुछ कारण था, या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे, बताइए। नंद कहता है क्रोध मन से निकाल दो, पहले तो क्रोध अपने मन से निकाल दो। मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। ये जो लेप है ना, मैं अपने हाथ से बना देता हूँ। जो दर्पण टूट गया कोई बात नहीं, मैं खुद बना देता हूँ। चंदन का लेप जो है जो कटोरी है उसको लेकर के श्रृंगार कोष्ठ की ओर जो है जाता है सुंदरी। यानी चंदन का जो लेप की जो कटोरी है उसे लाने के लिए वो श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाता है। तभी जो है सुंदरी बोलती है, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, जो मैंने प्रश्न किया पहले उसका उत्तर दीजिए। उसका आपने उत्तर नहीं दिया। नंद बोलते हैं, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? तुम्हें कैसे लगता है कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? सुंदरी, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे? क्या आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे? तो नंद बोलता है कि किन की बात सोच रहे थे? सुंदरी बोलती है कि जिन्होंने आज भिक्षुड़ी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है, अर्थात यशोधरा, जिन्होंने आज भिक्षुड़ी बनी हुई है, उसकी बात आप नहीं सोच रहे थे? नंद बोलता है, केवल इसीलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी, इसलिए थोड़ा बहुत सोच लिया होगा कि भाई क्यों मेरे द्वार पे, मेरे भवन के सामने क्यों रुक गई सुंदरी। और इसलिए कि ज्यों ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही दर्पण गिर गया, दर्पण टूट गया। नंद, यह तुम्हारे मन का भ्रम है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे हाथ का संतुलन जो है बना नहीं रह सका, यानी हाथ का संतुलन जो है बिगड़ गया और दर्पण गिरकर टूट गया। तो सुंदरी बोलती है, सच कह रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? तो नंद बोलता है, नंद जो है थोड़ा अव्यवस्थित होता है, उसके बाद बोलता है, तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? तुमसे मैं झूठ क्यों कहूँगा, बताओ। सुंदरी खोजती सी दृष्टि से उसकी ओर देखती है और आसन से उठ पड़ती है। सुंदरी बोलती है कि आप यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुड़ी यशोधरा भी होगी? क्या आप ये नहीं सोच रहे थे कि जो भिक्षु यहाँ आए हैं उस टोली में भिक्षुड़ी के रूप में यशोधरा भी होगी? कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होगी? क्या आप नहीं जानते थे कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वह इसी द्वार पर रुकी होगी? नंद, मैं तो नहीं जानता, पर शायद तुम यह बात जरूर सोच रही थी, इसीलिए तो तुम्हें लगा कि मैं भी वही सोच रहा हूँ। ये तुम्हारे मन में चल रहा है और तुम मेरे पे आरोप लगा रही हो। सुंदरी बोलती, आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी, मुझे यही बात तो सोचनी थी उस समय, है ना? टूटे दर्पण के पास आ जाती है, उसके बाद टूटे दर्पण के पास आती है और बोलती है, इधर आइए। नंद अपने पर वश पाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को संभालने का प्रयत्न करता है और चंदन का लेप की जो कटोरी है उसे लिए उसके पास आ जाता है तो सुंदरी बोलती है कि इसमें मुझे देखिए, इन टूटे हुए दर्पणों में मुझे देखिए, कैसा लगता है? मेरा टूटा हुआ प्रतिबिंब कैसा लग रहा है आपको? नंद, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं? मैं टूटे हुए दर्पणों में तुम्हें क्यों देखूं भाई? जब मैं तुम्हें साक्षात बाहर से देख रहा हूं तो फिर उस दर्पण में क्या देखो टूटे हुए में? सुंदरी, बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूँ जैसे दर्पण में इस समय मैं अपरूप दिखाई दे रहा हूँ, बुरा दिखाई दे रहा हूँ, खराब दिखाई दे रही हूँ, वैसे ही बाहर से भी दिखाई दे रहा हूँ अब। नंद, टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। नंद बोलता है कि टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या कि मैं देखूं? तो सुंदरी बोलती है, अच्छा लग रहा है। यह 2 भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत, सब कुछ खंडित खंडित टुकड़े टुकड़े में दिख रहा है, तो अच्छा ही तो लग रहा है। नंद बोलता है, उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने का प्रयत्न करता है। उसके सिर पर हाथ रखता है और चेहरा को जो है अपनी ओर उठाने का प्रयत्न करते हुए नंद बोलता है, केवल यदि यह अखंड रूप तुम अपनी आँखों से देख पाती हो, ये जो अखंड रूप है ना,
केवल तुम अपनी आंखों से देख पाती हो। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है और फिर बोलती है, क्या आप कह रहे थे ना अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे? करेंगे तो ठीक है, चलिए हमारा प्रसाधन करिए, हमारा श्रृंगार करिए। तो नंद कहता है, तुम ऐसे ही रुकी रहो, तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा, बीच में एक सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति भी बना दूंगा, ऊपर नीचे शेष जो जगह है चारों ओर ग्रह और कर्णफूलों के पास जो है राहु और केतु भी बना दूंगा। सुंदरी आप मेरा सारा प्रसाधन करेंगे, इतना ही नहीं मेरा सारा प्रसाधन करेंगे, बाल भी बांधेंगे और बाहों पर गोरोचन भी लगाएंगे, शरीर पर सुरभि और मर्दन भी करेंगे। तो नंद स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, करूँगा, अवश्य करूँगा। सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है, कहती है कि लीजिए ये मेरा माथा है और स्टार्ट करिए, शुरू करिए। तो सुंदरी उसके बाद माथा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए, पहले शुरुआत करिए, विशेषक बनाइए चेहरे पर। नंद थोड़ा सा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है, विशेषक बनाने लगता है। तभी हवा से सामने का जो द्वार है वो खुल जाता है। नंद चौंक जाता है और चक्कर बोलता है, कोई आया है, कोई आया है क्या? उसके बाद बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है, बाहर से केवल हवा आती है, हवा का शब्द शोर सुनाई देता है। सुंदरी बोलती है, आया कोई नहीं है, केवल हवा है, यहाँ पर कोई नहीं आया है। नंद बोलता है, ऐसी हवा, ठहरो तो मैं देखता हूँ, और मैं किवाड़ बंद कर दूँ, नहीं ठहरो तो मैं किवाड़ बंद कर दूँ। और लेप रखकर और द्वार की ओर जाता है और बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटुरगु कर रहे। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है, और जैसे किवाड़ बंद करता है शब्द रुक जाता है। वह बोलता है, जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी, अचानक ये ऐसी हवा क्यों चलने लगी? सुंदरी बोलती है, हवा भी किसी से पूछ कर चलती है क्या? नंद बोलता है, तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और भी कैसे स्वर सुनाई दिया? सुंदरी बोलते हैं, हाँ पता है, हवा से डरे हुए कबूतर हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले इनको बोलते हुए नहीं सुना है, पहले नहीं बोलते क्या? पहले भी ये बोलते थे ऐसे, ये पहली बार कुछ नहीं है जो आप चौंक रहे हैं। तो नंद बोला, परंतु यह स्वर बहुत असाधारण था, ये जो आवाज़ थी वो साधारण नहीं थी, असाधारण थी। ठहरो, थोड़ा रुको तो फिर से सुनो, मैं खोलता हूँ, फिर से सुनो। और पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसा शब्द सुनाई नहीं देता है, तब दोबारा वैसा शब्द सुनाई नहीं देता है, केवल लगता है, केवल इस प्रकार से सुनाई देता है जैसे एक खुट बढ़ाया सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि कठफोड़वा जिस चिड़ै का, जिस पक्षी का नाम है, वो जो है लकड़ी पर खट खट का प्रहार कर रही है। तो नंद बोलता है, यह क्या? जितने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया था उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन भी हो गया, गायब भी हो गया, और उसके स्थान पर कुट 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 का यह शब्द सुनाई दे रहा है। सुंदरी बोली, आपका मन इतना कच्चा है, मैं नहीं जानती थी कि इतना मन आपका कच्चा है। नंद उसकी ओर आता है अब दरवाजे से हटकर और बोलता है, तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगा? इसमें कुछ असाधारण नहीं लगा तुम्हें? तो सुंदरी बोलती है, मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। सुंदरी कहती है कि मेरा जो मन है वो साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता, वो सीधे सीधे साधारण बातों का मतलब साधारण ही समझता है। तो नंद बोलता है, परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे। और उसके बाद यहीं पर रुककर दूर से किसी को दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है। जैसे ये बात कहता है, लगता है कोई दूर से दौड़ते हुए आ रहा है, ऐसा शब्द सुनाई देता है। तो नंद बोलता है, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, इस समय कौन हो सकता है यह? सुंदरी बोलती, कोई भी हो सकता है,
आंखों में हल्की वितृष्णा का भाव लिए स्थिर दृष्टि से उसे देखती हुई बोलती है, आप तो बस यही सब करिए। प्रतीक्षा का हल्का विराम। अब सोचता है कि कौन आ रहा है, थोड़ा देखें तो हल्का सा विराम लेता है तो देखता है कि अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है। तो अलका दौड़ती हुई कौन आ रही है, तो अलका आ रही है, अव्यवस्थित भाव से आती है और सामने के दरवाजे से क्या करती है, प्रवेश करती है। अलका बोलती है, देवी और कुमार। सुंदरी बोलती है, क्या हुआ है, क्या हुआ तुझे अलका, इस तरह घबराई हुई क्यों हो? श्यामांग ठीक तो है ना, श्यामांग को कुछ हुआ तो नहीं ना? अलका हाँफती हुई बोलती, वह तो अभी मूर्छित है, वो तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। घबरा घबरा कर बोल रही है। सुंदरी बोली, ऐसी बात है जो इस समय कहनी आवश्यक थी? क्या ऐसी बात है जो अभी कहना जरूरी था, इसी वक्त? अलका बोलती है कि हाँ देवी, इसी वक्त कहना जरूरी है। मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। मैंने देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है, यानी कोई स्त्री भिक्षुड़ी जो है वो जो है द्वार पर खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की। स्त्री हो कि पुरुष है अब तो बाद में पता चलेगा, पर कोई बौद्ध भिक्षु है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ा था और उसने 2 बार याचना किया, 2 बार आवाज़ लगाया, फिर सहसा अचानक लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं स्वयं गौतम बुद्ध है। और मैंने देखा कि वह कोई दूसरा नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध है। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ दौड़ी चली आई। यानी गौतम बुद्ध आए थे। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता, एकदम चुप है तीनों। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे की दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। फिर सुंदरी जो है एक बार नंद की ओर देखती है और उसके बाद दीपाधार की ओर आगे बढ़ती है और बढ़कर सुंदरी बोलती है, जा अलका, अच्छा किया जो तूने आकर सूचना दे दी। नंद अलका से, तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं भाई ही थे? सौतेले भाई हैं ना, नंद के सौतेले भाई थे गौतम बुद्ध, या गौतम बुद्ध के सौतेले भाई थे नंद, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि तुमने ठीक से देखा कि स्वयं भाई ही थे, कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे? तुमने सही से देखा कि गौतम बुद्ध ही भिक्षा के लिए आए थे? पहले भाई कहता है, फिर रुक करके फिर उनको गौतम बुद्ध कहता है। अलका बोलती है, और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ मैं, और कोई होता तो मैं पहचानने में भूल कर सकती हूँ, पर उन्हें पहचानने में मैं भूल नहीं कर सकती। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया। 2 बार उन्होंने 2 बार याचना किए, लेकिन कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया। तो वे आंखें उठाकर पल भर इसी गवाच की ओर देखते रहे और फिर जो है सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपसे आदेश पाए बिना मैं ऐसा नहीं कर सकी। यानी एक भिक्षु जो है द्वार से लौट गया। सुंदरी बोलती है, तू जा अलका, कोई द्वार तक आकर लौट गया है तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। लौट गया तो लौट गया, जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं है। अलका असमंजस में नंद की ओर देखकर असमंजस में है और नंद की ओर देखती है और बोलती है, तो क्या? और वहीं पर रुक जाती है। तब सुंदरी आवेश में आ जाती है और उसकी ओर मुड़ करके बोलती है, इसके बाद और भी कुछ पूछना शेष है क्या? अभी जो पूछना था पूछ ली ना, और कुछ पूछना है? अलका आहत भाव से, अब अलका को बुरा लगता है, आहत भाव से जो है दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है
और उसके बाद देखने के बाद बोलती है क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नंद बोलता है, नंद जो है अव्यवस्थित है और बोलता है नहीं सोच तो कुछ नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा है। सुंदरी चंदलेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है। सुंदरी जो है चंदलेप की कटोरी लेकर के हाथ में लेकर उसके पास आती है, कहती है ये लीजिए। और सुंदरी बोलती है, कटोरी उसकी ओर बढ़ाती है कटोरी को और बोलती है मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे, भूल गए क्या, विशेषक बनाना है माथे पर, मेरा प्रसाधन करना है, नहीं बनाएंगे क्या। नंद अपने में खोया सा है, नंद जो है अपने में खोया हुआ है और बोलता है विशेषक, अच्छा विशेषक भी बनाना था। हाँ हाथ बढ़ाकर कटोरा लेता है और बोलता है लाओ दो मुझे मैं बना दूँ। तो सुंदरी बोलती है, सुंदरी कटोरी हटाकर, कटोरी नहीं देती है, हटा लेती है, बोलती है नहीं इस मन से नहीं, जिस मन से तुम अनमने ढंग से मेरा श्रृंगार प्रसार करेंगे इस मन से नहीं, पहले बताइए क्या सोच रहे हैं, पहले बताइए क्या सोच रहे हैं। नंद सोच रहा था कि सुंदरी बोलती हाँ सोच रहे थे कि उन्हें कैसा लगा होगा, द्वार पर आए होंगे, भिक्षा नहीं मिला तो क्या सोच रहे होंगे, कैसा लगा होगा उन्हें, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा। और यही सोच रहे हैं ना कि उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना। अरे जब आए थे हम लोग नहीं सुने, चले गए तो चले गए। नंद बोलता है कि हाँ और साथ में यह भी सोच रहा हूँ कि, सुंदरी बोलती है मैंने अलका को उनके पीछे जाने से रोककर अच्छा नहीं किया। और क्या सोच रहे हैं, करे कि और यह भी सोच रहे होंगे कि मैंने अलका को उनके पीछे जाने से मना कर दिया। और क्या सोच रहे हो। नंद पल भर उससे देखता रहता है और फिर जो है दो एक पग उसकी ओर बढ़ाता है। नंद बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। नंद कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो मेरे द्वार पर आए थे और भिक्षा याचना कर रहे थे और लौट कर चले गए, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं जाकर के उनसे क्षमा याचना कर लूँ इस प्रमाद के लिए, इस व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांग लूँ। सुंदरी बोलती है सचमुच ऐसा सोचते हैं कि क्षमा मांगने के लिए। आंखें उसके चेहरे से हटाकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ जाती है और बोलती है तो चले क्यों नहीं जाते, जब ऐसा सोच रहे हैं तो चले क्यों नहीं जाते। नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ बोलता है सोचता हूँ कि यदि जाना हो तो, कह रहा है कि सोचता हूँ यदि जाना हो तो। सुंदरी बोलती है इसी समय जाना चाहिए, यही ना, यही तुम सोच रहे हो ना कि जब जाना हो तो इसी समय जाना चाहिए, यही ना, तो चले जाइए, इसी समय चले जाइए, क्या करना है। और घूमकर उसकी ओर देखती है, सुंदरी जो है घूमकर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा है। वह बोलती है मुझे दिए वचन के कारण विवशता का अनुभव करते हैं। सुंदरी बोलती है कि मुझे जो वचन दिए हैं कि आज दिन भर मेरे साथ रहेंगे, उसी के कारण विवश हैं क्या, विवशता का अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वह विवशता नहीं रहेगी, जाइए, वह विवशता अब नहीं रहेगी। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। सुंदरी बोलती है मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूँ, जाइए। अब भी मन में दुविधा है क्या, अब भी मन में दुविधा है। नंद जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ, अपने से खुद से संघर्ष करता हुआ बोलता है नहीं, दुविधा नहीं है, तुम मन से कह रही हो ना, नाराज होकर गुस्से में तो नहीं ना बोल रही हो, मन से कह रही हो ना जाने के लिए। अगर मन से कह रही हो तो चला जाऊँ। सुंदरी मन से नहीं तो कैसे कह रही हूँ, मन ही से न कह रही हूँ। नंद मैं अधिक समय नहीं लूँगा। नंद कहता है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी आ जाऊँगा। नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर भी समय अधिक नहीं लूँगा, यानी उससे अधिक समय नहीं लूँगा, बस नदी तट पर वो रहते हैं, वहीं आने जाने में जितना समय लग जाए। सुंदरी उसकी आंखों से तौलती हुई, उसकी आंखों में देखती हुई बोलती है मैं प्रतीक्षा करूँगी, जाइए।
नंद और पल भर अनिश्चित भाव से खड़ा रहता है और फिर चलने लगता है, फिर जाने लगता है। नंद बोलता है अच्छा मैं चलता हूँ। सुंदरी कटोरी लिए दो एक पग उस ओर बढ़ आती है, यानी नंद की ओर बढ़ आती है कटोरी लेकर। सुंदरी बोलती है सुनिए। नंद रुककर उसकी ओर देखता है। सुंदरी पास आ जाती है। फिर बोलती है पूरा आकाश नहीं करे कि मेरे चेहरे पर पूरा आकाश बना रहे थे ना, तो पूरा आकाश नहीं पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिए। पर जाने से पहले कम से कम माथे पर एक ही ग्रह तो बना दीजिए, अंकित कर दीजिए। पूरा आकाश तो छोड़िए, रहने दीजिए अभी। नंद कटोरी उससे लेता हुआ, नंद जो है अब कटोरी लेता है और बोलता है देखो तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाता हूँ। अब जाने के लिए भी कह रही हो, फिर जो है माथे पर बनाने के लिए भी कह रही हो। अगर मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें तो मैं नहीं जाता हूँ। सुंदरी बोली मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहाँ कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तो एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने के लिए कहा है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि मेरे माथे पर एक ग्रह बना दीजिए, एक ही बना दीजिए। तो नंद अनिश्चित भाव से उसे देखता है, देखता हुआ उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है। अनिश्चित भाव से देखते हुए उसके माथे पर एक बिंदु बना देता है। सुंदरी बोलती है कौन सा ग्रह है यह, ये जो आप बनाए हैं ये कौन सा ग्रह है। तो नंद बोलता है ये सूर्य बना दिया मैंने। क्या बना दिया? सूर्य। सुंदरी तो सूर्य का शेष परिवार आप लौट कर अंकित करेंगे। तो ये जो सूर्य बनाए हैं तो सूर्य का कुछ परिवार है, चंद्रमा है, अरे पृथ्वी है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, शनि है, ये सब उसके परिवार हैं। उनके परिवार को आप जब लौट कर आएंगे, ठीक है, तब बनाएंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। नंद बोलते हैं परंतु यह कैसे होगा, यह बिंदु तो कुछ ही क्षण में सूख जाएगा और मुझे लौटकर आने में थोड़ा समय लगेगा। सुंदरी मैंने कहा है ना मैं इसे सूखने नहीं दूंगी, निरंतर भिगोकर गीला रखूंगी। मैं निरंतर इसे भिगो कर गीला रखूंगी। नंद धीरे से आंखें हिलाता है और सुंदरी बोलती है और शेष प्रसाधन भी आपके आने पर ही करूंगी, और जो शेष प्रसाधन बचा है वो आपके आने के बाद ही करूंगी, तभी बाल भी बांधूंगी। तो नंद बोलता है नंद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं और सब कह दोगी, और सब कह दोगी, यही नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है। और कह रहे हैं नंद की और सब कह दोगी, जो कहना है सब कह दोगी, लेकिन ये नहीं कहोगी कि आप जो है जाइए और जल्दी से लौट के आ जाइए, ये नहीं कहोगी। सुंदरी उसके हाथ में हाथ लेकर उसे आंखों से बांधती हुई बोलती है कल आप रात भर सो नहीं सके ना। सुंदरी बोलती है कल आप रात भर सो नहीं सके ना। नंद बोलता है तो क्या हुआ। सुंदरी तो कुछ नहीं हो, देर से आएंगे तो आज भी रात भर जागने का दंड दूंगी। अगर देर से आएंगे तो आज भी रात भर जगने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी, फिर भी नींद आएगी तो। उसके बाद मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि फिर सोने नहीं दूंगी। तो नंद उस भाव से प्रभावित हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो अच्छा होगा यदि मैं इस समय न जाकर तो सुंदरी बोलती है नहीं ऐसा नहीं, आप जाइए। जाने की बात मन में आई है तो इस समय आपको जाना ही है, जाइए। रुकना चाहेंगे तो अब रुकने भी नहीं दूंगी, आप जाइए। नंद मुझे सदा वही करना है। नंद बोलते हैं कि मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी, सदा वही करूँगा, और वैसे ही करना है जैसे तुम चाहोगी। नहीं, उसके कंधे
वो हल्के से छूकर द्वार की ओर बढ़ जाता है। वहाँ रुककर एक बार उसकी ओर फिर देखता है दरवाजे पर से और देख लेता है, फिर बाहर चला जाता है। सुंदरी सामने से देखती हुई गंभीर अंतर्मुखी भाव से उसको देख रही है और बोलती है, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपने अपने विषय में आप नहीं जानते। कह रहे कि हाँ, सच में बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने विषय में नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। सामने के द्वार से गवाच के पास चली जाती है। बाहर का प्रकाश बढ़ने और अंदर का प्रकाश धीमा पड़ने से उसकी आकृति एक छायाकृति में बदलने लगती है। यहाँ से हमारा तीसरा अंक आरंभ होता है। तीसरे अंक का जो नाटक है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।